सुनील सुब्रमण्यम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, गुड मॉर्निंग। आप तो लगातार अपने इन्वेस्टर्स से देश भर में ओवर द वीकेंड फ्राइडे को भी बात कर रहे होंगे कि ये वर्स्ट फियर्स हैं जो पैन आउट हो रहे हैं, लेकिन आपने कैसे एनालाइज किया है, किस तरह से इस समय इन्वेस्टर्स को बिहेव करना चाहिए अपने पोर्टफोलियोज को लेके? देखिए, मैं कहूंगा कि ज्यादातर इन्वेस्टर का एक्सपोजर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में है, डोमेस्टिक स्टॉक्स में है। और डोमेस्टिक सिचुएशन में ऐसी है कि शॉर्ट टर्म, नियर टर्म में चैलेंजेस है, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण मार्जिन थोड़े कंपनीज के प्रेशर में रहेंगे ये एक दो क्वार्टर के लिए। मगर लॉन्ग टर्म में जो दिख रहा है वो है कि ये वॉर या ऐसी स्थिति के कारण इंडिया के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में कुछ मैं कमी नहीं देख रहा हूँ। और ग्रेजुअली जैसे ही हमको कोविड की इम्पैक्ट ढलते जा रही है, ऑटोमेटिकली डिमांड रिवाइवल आएगा। और जैसे डिमांड रिवाइवल आएगा तो दो बात बनती है, एक कंपनीज की टॉप लाइन बढ़ेगी, और दूसरी चीज यह है कि मार्जिन प्रेशर भी थोड़ी हट जाएगी, क्योंकि डिमांड जब बढ़ता है ना, तब प्राइस इंक्रीज थोड़ा कंज्यूमर को पास ऑन कर सकते हैं कंपनीज। तो मेरे ख्याल में ये नियर टर्म में जो एक ब्लैक स्वान इवेंट हुआ है, ये यूक्रेन वॉर की स्थिति के कारण, जहां पे लिक्विडिटी ज्यादा वैल्यूएशंस को बढ़ा रही थी, वहां पे अभी गिरावट भी ज्यादा है। जैसे आपने कहा, अभी बैंकिंग स्टॉक्स में, आईटी स्टॉक्स में, जहां पे एफआईआईस ने ज्यादा निवेश किया था, उनकी वैल्यूएशन बढ़ गई थी, उनके ऊपर ही जब विड्रॉल होता है तो ऑटोमेटिकली गिरावट उधर ही होती है। तो ऐसे सिचुएशन में निवेशकों को लमसम में अगर डालेंगे तो शायद कल कुछ वॉर का न्यूज खराब आए और भी गिरावट आए तो नाराजगी आ सकती है। तो मेरे ख्याल में एक सिस्टमैटिक अप्रोच, अगर एसटीपी एसआईपी के थ्रू आप मार्केट में निवेश करेंगे, ऐसा मौका आपको दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी जो हादसाएं होती है और उसके कारण डीप करेक्शन आता है तो डीप वैल्यू भी बनता है। मगर क्या है, ये डीप वैल्यू और भी डीप बन सकती है जरूर। तो इसलिए मैं कहूंगा कि एक स्टैगर्ड अप्रोच अगर लेंगे और लॉन्ग टर्म तौर से आप देखेंगे मार्केट को, तो कभी भी आप देखिए पिछले 10-15 साल में कभी भी ऐसे कुछ हादसे आए, जैसे कोविड का सुनिए, जैसे मई 2013 में टेपरिंग का था, जिन्होंने तभी निवेश किया था उनका ही लाभ सबसे बेहतर हुआ है। तो लॉन्ग टर्म में इंडिया के इकोनॉमी के ऊपर कॉन्फिडेंस रख के मैं कहूंगा कि धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स या स्टैगर्ड अप्रोच मार्केट में लेने से जरूर आपको मीडियम टर्म में फायदा मिल सकता है। अगर शॉर्टर टर्म में आप रोज अपना डेली एनएवी या स्टॉक प्राइस मत देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनीज की क्वालिटी जो है, डोमेस्टिक इकोनॉमी रिलेटेड कंपनीज, उनके ऊपर मेरे ख्याल में ज्यादा असर नहीं दिखेगा मीडियम टर्म में। शॉर्ट टर्म में मार्जिन प्रेशर रह सकती है बस। सुनील, एक क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि जो ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन होगी और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भाग गया है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, सारे कमोडिटीज़, क्रूड, ये एक स्टैगफ्लेशन टाइप का माहौल क्या क्रिएट कर सकता है, भले ही कितना ही टेम्परेरी हो? और इस दौरान इक्विटीज एज एन एसेट क्लास काफ़ी प्रेशर में रह सकते हैं क्या? देखिए, स्टैगफ्लेशन की बात वर्ल्ड में आना एक असंभवता है, मैं मानता हूं, क्योंकि इसके पहले थोड़ी ग्रोथ की रिवाइवल दिख रही थी, इसलिए टेपरिंग का भी अनाउंसमेंट किया था, इंटरेस्ट रेट हाइक का भी अनाउंसमेंट किया था। मगर मेरे ख्याल में ये कमोडिटी स्पाइक जो हो रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन ज्यादा कमोडिटीज, फूड और ऑयल में बिग सप्लायर्स है, इसलिए ये दबाव आ रहा है। पर जैसे ये स्थिति ना, हम सोच लेंगे कि वॉर सिचुएशन कांट लास्ट फॉर एवर ना, क्या मैक्सिमम एक क्वार्टर के अंदर ये सीधा हो जाएगा? तो देन व्हाट हैपेंस कि आपको जो डिमांड में ये कटौती आप कह रहे हैं, उसके कारण इन्फ्लेशन को भी नीचे आना है। तो ये शॉर्ट टर्म स्पाइक मैं कहूंगा ऑयल के दाम में और कमोडिटीज के दाम में, मैं कहूंगा कि 2-3 क्वार्टर के बाद इन्फ्लेशन भी स्टेबलाइज हो जाएगा और ग्रोथ की वापसी भी दिखेगी। तो एकदम शॉर्ट टर्म में जो बात आप कह रहे हैं कि एक स्टैग्नेंसी इन ग्रोथ विद हाई इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन का बात चल रहा है, मगर ये मेरे ख्याल में 1 या 2 क्वार्टर वाली बात है। उसके बाद स्टेबलाइजेशन जरूर आ जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली एक पेंट अप डिमांड वर्ल्ड को आना है, क्योंकि कोविड के कारण इतने महीनों से, इतने सालों से हम दबी हुई डिमांड देख रहे हैं। तो एक पेंट अप डिमांड जरूर बाउंस बैक होगा। ये यूक्रेन वाला हादसा एक अनफॉर्चुनेट हादसा आ गया था जो ग्रोथ को कट कर रही है, पर मेरे ख्याल में ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमिनन है और उसको ध्यान में रखते हुए हमारी एलोकेशन भी हमें करनी चाहिए।
मॉर्निंग सुनील, प्रियंका यार, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जिन स्टॉक्स में एफआईज और एफपीआईज की होल्डिंग थी वहां बहुत बीटन डाउन है। व्हाट वुड बी योर रैशनल, क्यों एफआईज इतनी ज्यादा एचडीएफसी ग्रुप के स्टॉक्स को सेलिंग कर रहे हैं? एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी हमने देखा एक बड़ा और एक स्टेबल नेम है बैंकिंग स्पेस में, बैंकिंग और फाइनेंशियल, इस पर एक्सपर्ट्स काफी बुलिश थे। ऐसे में जब लगातार हम देख रहे हैं बीटन डाउन एचडीएफसी ग्रुप्स और एचडीएफसी बैंक्स होता है, आप व्हाट इज योर रैशनल कि क्यों इतनी सेलिंग हो रही है इसमें? देखिए, सेलिंग जरूर ज्यादा हो रही है। मैं कहूंगा कि प्राइस फॉल का खाली सेलिंग कारण नहीं है, क्योंकि अगर काउंटर टू काउंटर जो एफपीआईज बेच रहे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अगर वही स्टॉक्स को खरीद रहे हैं तो सेलिंग प्रेशर कम हो सकती है। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब एफआईएस बेच रहे हैं वो अपने एलोकेशन के बेसिस पे बेच रहे हैं, मगर खरीदारी जो डोमेस्टिक एमएफ्स और एलआईसी और इंश्योरेंस कंपनीज कर रहे हैं वो ब्रॉडर मार्केट पे कर रहे हैं। तो पूरा को पूरा जो सप्लाई, जो नाम आपने बताया था ना, उसमें जो सप्लाई स्टॉक का रहा है पूरा अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, इसलिए गिरावट आ रही है प्राइस में। क्योंकि एफआईएस को ऐसे कोई जो नाम आपने लिया था बैंकिंग सेक्टर में, खास करके उनको नाराजगी उन स्टॉक्स में नहीं है। क्या है कि उनकी जो अलोकेशन है, आप निफ्टी में ब्रेकअप देखिए ना, अलोकेशन इनकी स्टॉक्स की हाई है तो ऑटोमेटिकली सेलिंग भी ज्यादा होती है, मगर उतना अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी डोमेस्टिक मार्केट में नहीं है, क्योंकि वो एक ब्रॉड बेस्ड अप्रोच ले रहे हैं। क्योंकि भविष्य में इंडियन इकोनॉमी जब बढ़ती है तो इवन विद इन बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल बैंक्स, जो स्मॉल मीडियम लार्ज कैप सब बैंक्स का एक फायदा होगा। तो वो भी खरीदारी जो डोमेस्टिक एमएफ्स और अदर डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं, ब्रॉड बेस कर रहे हैं, तो इसलिए जो भी खरीदारी एफआईएस कर रहे हैं वो ज्यादातर लार्ज कैप और लार्ज और मिड कैप में हो रहा है, तो नेचुरली पूरा का पूरा ऑब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इसलिए वहां पे गिरावट ज्यादा है, मगर वो सिचुएशन भी सेट राइट होगी। जैसे ही बहुत करेक्शन आता है तो डोमेस्टिक एमएफ्स भी सेटअप करके एट अ लोअर प्राइस उसको खरीदेंगे। तो मेरे ख्याल में अगले 3 साल की आउटलुक में मेरे को बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनबीएफसी स्पेस एक्चुअली ए वेरी गुड स्पेस है। तो यहाँ पे जो भी बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी मैं बता रहा था, मैं खास करके इधर मैं कहूंगा कि डेफिनेटली आपको बाय ऑन डिप्स करनी चाहिए इन ऐसे दिग्गज बैंकों में और दिग्गज एनबीएफसी में। ठीक है सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप 18 आवर्स स्वदेश को समय दे रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरे को आपसे सिर्फ ये पता करना है, अगर मान लीजिए आज ही सुनील जी के पास एक फंड आ जाए और खरीदारी आज ही आपको करनी हो, तो आज आप क्या खरीदोगे सर? आज ही आप क्या खरीदोगे जब आप 16,000 के नीचे हो? मैं कहूंगा कि मेरे पास 2 क्लियर कट सेक्टर्स है जो कि मेरे को आज करेक्शन जितना होता है उतना मेरे लिए अच्छा है खरीदारी करने के लिए। एक मैं कहूंगा कि डोमेस्टिक कंजम्पशन रिलेटेड, और इस कंजम्पशन के अंदर मैं ऑटो, हाउसिंग और बैंकिंग को भी मैं इसके अंदर मानता हूं, क्योंकि ऑल कंजम्पशन इज डिवाइडेड बाय फाइनेंसिंग। ठीक है, तो मेरे को ये एक पैक है जहां पे जो भी करेक्शन होता है, बिकॉज अल्टीमेटली को लॉन्ग टर्म मेरे को इंडिया का बाउंस बैक खास करके क्लियर दिख रहा है, वो एक सेक्टर है। और दूसरी सेक्टर जो मैं कहूंगा मेरे को अभी भी इंडस्ट्रियल्स और साइक्लिकल्स, बिकॉज गवर्नमेंट की जो भी खर्चा होगी, मान लीजिए कि एलआईसी की आईपीओ शायद नेक्स्ट साल में हो सकती है, बट जो भी इन्फ्लोज आए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देगी, तो अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन ग्रोथ होगी। तो ये दोनों डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स में आज खरीदारी कहूंगा। आईटी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, वहां पे मेरे को इंटरनेशनल क्यूज को देखने की जरूरत होगी कि कैसे ये यूक्रेन वाला हादसा वर्ल्ड डिमांड को अफेक्ट करता है, तो नेचुरली आईटी का उसके ऊपर असर आएगा। तो वहां पे थोड़ा मैं वेट एंड वॉच करूंगा कि टू सी द इंटरनेशनल सिचुएशन। पर वैसे तो मेरी डोमेस्टिक सेंसिटिविटी में एक तरफ कंजम्पशन, एक तरफ इंडस्ट्रियल साइक्लिकल्स इंफ्रा, उसके ऊपर मैं अच्छे गुड क्वालिटी स्टॉक्स खरीदने की कोशिश करूंगा अभी भी इस माहौल में भी। राइट सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद आज इम्पॉर्टेंट मार्केट डे में हमसे बात करने के लिए और इन्वेस्टर्स, हमारे व्यूअर्स को पर्सपेक्टिव में डालने के लिए कि इस पैनिक में अपने पोर्टफोलियोज को लिक्विडेट ना कर बैठें और इसका फ़ायदा उठाएं और इस फेज को भी पास ऑन करिए धीरे धीरे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। सुनील सुब्रमण्यम, सुंदरम एएमसी के एमडी एंड सीईओ।